Okay, good morning, my dear students, and welcome back to my YouTube channel IIT Scare by अभिषेक जैन। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, और इसमें जो हमारे कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हुए हैं उन सब टॉपिक्स को हम 1 बाय 1 कवर अप करेंगे। ठीक है, तो लास्ट 4th लेक्चर में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, तो आप पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और मैं बोलना चाहूँगा जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो इसी प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस को फॉलो अप करें, तो उसको पूरा डिटरमिनेंट समझने में आसानी होगी। और इसी चैनल पे मैंने और भी वीडियोस डाले हुए हैं अदर्स चैप्टर्स के, तो आप उनको फॉलो अप करिए, तो आपको मैथ्स पढ़ने में आसानी होगी। ओके, चलिए तो हम वो 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 दो करने के आपको लिए दिए थे। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, तो 4th के लिए देख लेते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर किया, तो इसको खोल सकते हो आप। कैसे खोलोगे सर? ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट बी स्क्वायर माइनस 2bx प्लस एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2ay प्लस बाई स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस बाई स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस बाई स्क्वायर, and this will be a square minus 2az plus z square, and this will be b square minus 2az plus z square to b, sorry b, ठीक है। this will be c square minus 2cz plus z square, ठीक है, ये आपको मिलेगा। अब ऑब्जर्व करो कि इसको हम दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में खोल सकते हैं। कैसे खोलेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप कि ऑब्जर्वेशन के लिए। पेन, दूसरा पेन से दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने बोला, आप देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, ए स्क्वायर है, तो मैं इस ए स्क्वायर को कंसिडर कर रहा हूँ। कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट कितना है? -2a, और इस एक्स को मैं 1 ले लेता हूँ, 1 के, तो कितना हो जाएगा? इधर बी स्क्वायर माइनस 2b 1, एंड सी स्क्वायर माइनस 2c 1। अब ऑब्जर्व करिए कि मुझे यहाँ पे कोई डिटरमिनेंट बनाना होगा। यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ इसका रो के इसके साथ, तो वो कैसे बनेगा? ऑब्जर्व करिए कैसे बनेगा। 1, देन ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो तो 1 ही चाहिए, और यहाँ पे माइनस एक्स, सॉरी एक्स चाहिए, एक्स चाहिए क्योंकि -2 है, यहाँ पे एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए। फिर 1y वाई स्क्वायर, 1z जेड स्क्वायर, ठीक है। अभी तो मैंने आपको बोला था डायरेक्ट रट लो इसके लिए, तो ये क्या होगा? x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। ये हम ऑलरेडी करा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 17-18 जो भी होगा वही किया था। इसको कैसे करेंगे? इसको हम कैसे कर सकते हैं? ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये वाला कौन सा वाला? दिस। इसको हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे? यदि आप थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इस वाली को ले जाऊँ मैं यहाँ पे, और ठीक है, इन दोनों में चेंज, और -2 को बाहर निकाल देता हूँ, तो -2 आपका इससे बाहर निकल जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? देखिए -2 मैंने बाहर निकाल दिया, और इन दोनों को मैंने इंटरचेंज किया, तो कितना हो जाएगा? इंटरचेंज करोगे तो एक साइन माइनस के साथ बाहर आएगा, ठीक है, ओके। तो कितना होगा? 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका भी हम ऑलरेडी जानते हैं कितना होता है। ए बी इतने होता है, ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस सी, क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं दोनों। अब ए एक्स वाई जेड में था, ए बी सी में था, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वही सेम ही रहेंगे। और ये -1 इंटू -2, ये कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। और ऑब्जर्व करेंगे आप, यू विल गेट टू नो 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, एंड एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स। यही मुझे प्रूफ करना था, ठीक है, हो गया प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख, जल्दी से देखते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये इस टाइप का है कि सर मतलब इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इस वाले पार्ट को, इसको सेकंड मान लेता हूँ, इसको मैं थर्ड मान लेता हूँ, इसको मैं 4 मान लेता हूँ। तो मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे करना है कि 1 की वैल्यू 2 के इक्वल होना चाहिए, एंड 3 के इक्वल होना चाहिए, एंड 4 के इक्वल होना चाहिए। तो ये कैसे प्रूफ होगा? मैं आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे मैंने इसको उठाया, तो ये कितना होगा? स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आपको पता होगा एक डिटर्मिनेंट का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको आप कर सकते हो
इसको ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, कर लो आप। तो इसे कैसे हो जाएगा, 0 CB C0A BA0। सिमिलरली ए वाला हो जाएगा 0 CB C0A BA0 हो जाएगा। चलिए अब क्या करो, अब आप रो टू रो कर दो, इस रो के साथ मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, आर ऑपरेशन लगा रहा हूँ मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इसके साथ मल्टीपल होगा तो ये कितना मिलेगा, 0 तो 0 हो गया, सी का सी के साथ तो C², बी का बी के साथ तो B², ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम ऑब्जर्व करें तो हम फिर इस रो के साथ हो गया तो इस रो का फिर इस रो के साथ करेंगे, तो 0 का 0 के साथ, फिर C का 0 के साथ और B का इसके साथ, तो AB आ गया। सिमिलरली फिर इसका हम इसके साथ करेंगे तो ये 0 0 और ये तुम्हारा AC मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जर्व करो, आपको ये मिलता हुआ दिख रहा है, B² + C² AB AC, बाकी आप कर लोगे 2A हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि 1 = 2 प्रूफ हो चुका है आपका। अब आपको प्रूफ करना है क्या, बाकी 2 और प्रूफ करना है। उनको प्रूफ कैसे करोगे, फॉर यदि मैं देखूं कि मुझे ये वन क्या गिवन था, मैं इसको डेल्टा मानता हूँ, मुझे पता था कि ये 0 CB ऐसे कुछ दिया हुआ था, C0A BA0, ठीक है। चलिए तो अब आपको पता होगा कि इसका यदि मैं इसको D मान रहा हूँ तो D1 इसका कोफैक्टर वाला आप लिख लोगे, ठीक है। तो कोफैक्टर वाला कितना होगा, वो होगा सर ये 3 × 3 का है तो n-1, दैट मीन्स D² हो जाएगा वो, ठीक है। तो कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो कोई दिक्कत अपने को यहाँ पे नहीं है, क्लियरिटी आपको आ जाएगी। अब मुझे निकालना क्या है कि जब मैंने ये चीज़ प्रूफ कर ली तो यू कैन ऑब्जर्व दैट, हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, जब मुझे ए वैल्यू पता है, ठीक है। चलिए ये मेरा D है, ये मेरा D1 जो होगा वो D² के इक्वल हो जाएगा। तो D1 जो हमको निकालना होगा, आप इसको खोल सकते हो, इसको ये सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, इसको आगे पढ़ाएंगे हम सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। इसको आप खोलोगे तो आपको इसकी डेल्टा² की वैल्यू जो होगी ना, वो आपको मिलेगी कुछ 2 टाइम्स ऑफ ABC का होल स्क्वायर। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4A² B² + C²। तो ऐसे आप करोगे तो आपके सारे पार्ट्स आपके प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये पार्ट हो बच गया, ये वाला, इसके लिए कैसे करोगे, अब ऑब्जर्व करिए, आप यहाँ पे तो पहुँच चुके हैं। अब ये सोचिए कि B² C² है, तो आपको -A² बनाना है, कैसे बनाओगे आप, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। और उसी का देखो AB यहाँ पे सही रखना है, AC यहाँ पे सही रखना है, यहाँ पे AB BC सेम रखना है, बस सिर्फ B² का + C² इसका फ़र्क आना है। तो ये कैसे मिलेगा आपको, आप एक ऑपरेशन सोचिए, अभी आपको तुरंत मिल जाएगा खटक से, ठीक है। तो ये वाला इससे ये वाला आपको मिल जाएगा, 4th वाले के लिए मैंने आपको बता दिया, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ ये दोनों क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समेशन ऑफ अ डिटरमिनेंट। ये जो टॉपिक है इस पे अपन एक क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट लेक्चर में। तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी थ्योरी क्या है। इफ़ डेल्टा R = FR GR HR, मतलब क्या हुआ कि फंक्शन ऑफ R, G भी कोई फंक्शन है R का, H कोई फंक्शन है R का, बाकी ये ABC LMN इस टाइप से आपको दिया है। वेयर ABC LM and N आर कॉन्स्टेंट्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ R। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि सर इसमें क्या है कि ये क्या है, डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट है कोई जो R का फंक्शन है, और इसमें एक कॉलम में ही हमारा R जो वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है ना, वो कॉलम फर्स्ट कॉलम में ही हमारा R का फंक्शन है। तो देन हम इसका समेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, R = 1 to n, ठीक है, डेल्टा R। तो ये कितना हो जाएगा, अब ये जो समेशन है वो अंदर शिफ्ट हो जाएगा, तो वो या तो पर्टिकुलर एक रो में होगा या फिर पर्टिकुलर एक कॉलम में होगा। तो आप बाकी दो को सेम रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ R = 1 से n GR, समेशन ऑफ R = 1 से n HR, बाकी एलिमेंट्स सब सेम रहेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया मेरा। इसके बाद तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये कहानी क्या कि हियर फंक्शन ऑफ R कैन बी द एलिमेंट्स ऑफ ओनली वन रो और कॉलम, ठीक है। या तो वो एक 1 रो के होंगे या फिर 1 कॉलम में होंगे।
तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि आपको यदि मान लीजिए ऐसे दिख जाए कोई यदि मैंने बोला ऐसे दिख गया आर स्क्वायर आर क्यू 1 2 5 6 7 8, इस टाइप से यदि आपको कोई दिख गया तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हमको फर्स्ट रो में ही समेशन को शिफ्ट करना है। तो समेशन हम जो है ना इस पर लगा देंगे सब में, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट रो में लग जाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पे होता हमारा कुछ ऐसे 1 5 6 आर स्क्वायर 2 एंड 2 5 7, तो अब यहाँ पे देखते हैं आप कॉलम 2 में है, कॉलम 2 में, तो हम कॉलम 2 में लगा देते हैं फिर, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बोला है ना, इफ़ द हियर फंक्शन ऑफ आर कैन बी द एलिमेंट्स ऑफ ओनली वन रो और कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर कुछ नोट पॉइंट में लिखवा देता हूँ आपको। चलिए नोट नंबर 1 देखिए। ये नोट नंबर 1 ये हमारी एक प्रॉपर्टी है, मैंने आपको लास्ट में प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, इसका पूरा डिटेल मैंने वहाँ पे पढ़ाया था आपको। तो आप जो बच्चे इसको पहली बार देख रहे हैं वो उन प्रॉपर्टी को रेफर करिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या बताया है कि डिटर्मिनेंट कैन बी ब्रोकन इनटू टू डिटर्मिनेंट ऑफ सेम ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एनी रो और कॉलम। मतलब मैंने आपको बोला 1 5 6 0 2 2 1 6 7, मैं यदि इस डिटर्मिनेंट को तोड़ना चाहूँ तो मैं बोलता हूँ कि यदि फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में मैं इसको खोलना चाहता हूँ तो इसको कैसे खोल सकता हूँ, 0 2 4, बाकी दो ये तुम्हारी रो सेम रहेंगी, तो 0 2 2 1 6 7। अब मैंने यदि आपको बोला कि यदि मैंने इस वाले को 0 दिया है तो यहाँ पे कितना दूंगा जिससे सम 1 हो जाए, 1 दे दूंगा। यहाँ पे यदि 2 दिया है तो यहाँ पे कितना दूंगा 3, यहाँ पे 4 दिया है तो यहाँ पे 2 दूंगा, और बाकी ये दोनों रो यहाँ पे भी सेम ही रहेंगी। तो मतलब मैंने जो ये पढ़ाया है कि आप एक सेम ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को उसके रिस्पेक्ट में तोड़ सकते हैं ऐसे आप, ठीक है ना। ये मैंने आपको ऑलरेडी इसका डिटेल में बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप जाके उसको प्रेफर कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को, ठीक है, जो मैंने पढ़ाई थी। सेकंड पॉइंट देखते हैं। अब देखिए ये थोड़ा ये उसका उल्टा है, मुझे दो डिटरमिनेंट को ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे आप ऑब्जर्व करना। मैं जो कर रहा हूँ देखो 1 2 5 7 1 0 3 2 7 प्लस 1 1 5 7 0 0 3 -1 7। यहाँ पे ऑब्जर्व करना, देखो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो क्या ये सेम है, नहीं है। देखो यहाँ 1 2 5 है, यहाँ 1 1 5 है, नहीं है। बट फर्स्ट कॉलम देखो, यहाँ इसका फर्स्ट कॉलम देखो सेम है, इसका थर्ड कॉलम देखो, इसका थर्ड कॉलम देखो, तो इन दोनों को हम सेम बना देंगे, मतलब इन पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 5 0 7, बट ए 2 है ए 1 है तो मिलके 3 हो जाएगा, ए 1 है ए 0 है तो 1 हो जाएगा, ए 2 है ए -1 है तो आंसर विल बी 1। तो ऐसे में दो डिटरमिनेंट का सम भी ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको मैं बोल सकता हूँ कि इफ़ वी कांट टू डू विद रिस्पेक्ट टू कॉलम, यदि कॉलम के रिस्पेक्ट में हम नहीं कर सकते हैं देन हम क्या करेंगे कि फर्स्ट डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लो, सेकंड की वैल्यू फाइंड कर लो, दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पे भी सेम ही आंसर आएगा, या फिर इसका ही वैल्यू निकाल लो, वो वैल्यू सेम ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए मैंने दिया, इफ़ डी पी, मतलब डी एक डिटरमिनेंट है जो फंक्शन है पी का, और इसमें आप देख सकते हो कि फर्स्ट कॉलम में पी के फंक्शन दिए हुए हैं, सेकंड कॉलम में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देन मुझे D1 D2 D3 D4 D5 की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहला मेथड तो आप क्या कर सकते हो कि जब इसमें डी की वैल्यू पी की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये क्या देगा, D1 दे देगा। तो यहाँ पे कितना निकलेगा, आई कैन से 1 1 1, बाकी 15 35 25 ऐसे कर लोगे, फिर D2 निकालोगे, फिर D3 निकालोगे, उन सबको जोड़ दोगे। दूसरा मेथड समेशन मेथड, कैसे, मैंने बोला कि डी पी समेशन ऑफ, अब यहाँ पे आर इक्वल्स टू 1 से जाना है हमको, अच्छा पी वेरिएबल है तो पी ले लो, पी इक्वल्स टू 1 से जाना है, वो कहाँ तक जाना है 5 तक, तो डी पी, अब एक ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है ना सर, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5, और इस समेशन को हमने बताया आपको या तो 1 रो में होना चाहिए या फिर 1 कॉलम में होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 कॉलम में है, तो इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, समेशन ऑफ पी इक्वल्स टू 1 से 5 पी, समेशन ऑफ पी इक्वल्स टू 1 से 5 पी स्क्वायर, समेशन ऑफ पी इक्वल्स टू 1 से 5 पी क्यू, बाकी ये दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। चलिए तो अब कितना हो जाएगा, अब आपको पता होगा कि ये तो कौन सा फॉर्मूला होगा, ये तो हो गया सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर, तो n इंटू एन प्लस 1/2, दैट मीन्स कितना होगा 5 इंटू 6/2 मतलब 15, ठीक है। नेक्स्ट ये कितना हो गया, ये हो गया सर स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6,
तो अब n की वैल्यू 5 पुट करोगे तो कितना होगा 5 इंटू 6 इंटू 11 आई कैन से 2 5 पुट किया अपन 6 से चेक कर गया 55, ठीक है। और ये पी क्यू कितना होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये सारे फॉर्मूलेस आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है तो यहाँ 15 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स यू कैन से दैट 225। और ये हो गया 15, 35, 25, 8, 9, 10। अब यहाँ पे कोई ऑपरेशन लगा लेना, जैसे कि यहाँ 15 15 हो रहे हैं सेम सेम, तो एक कॉलम में लगा देना है ऐसे कि C2 गोस टू C2 माइनस C1, तो ये 0 बन जाएगा। अब इस पर भी लगा देना है C3 गोस टू C3 माइनस 8/15 टाइम्स ऑफ C1, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर इसके अबाउट एक्सपेंड कर देना, ये बहुत सिंपल तरीके से खुल जाएगा। तो आंसर बता देता हूँ, आंसर क्या आएगा आपका। आंसर विल बी -7 इंटू 10⁵. दिस विल बी योर आंसर। तो आंसर विल बी डी इज द आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से। चलिए देखिए क्वेश्चन, मुझे क्या करना है, एक यू एन दिया हुआ, मतलब एक यू दिया है डिटर्मिनेंट जो कि फंक्शन है एन का, स्मॉल एन का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्मॉल एन के भी दिए हुए हैं और कैपिटल एन के भी दिए हुए हैं, तो आपको एक कन्फ्यूज नहीं होना है। फंक्शन स्मॉल एन में है तो आप समेसन जब लोगे ना इसका, समेसन ऑफ एन इक्वल्स टू कैपिटल एन से जा रहा है यू एन, तो ये यहाँ पे दिस इज़ द फंक्शन ऑफ स्मॉल एन। तो अब इसको इसमें समेसन शिफ्ट करोगे तो कितना होगा, समेसन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 से कैपिटल एन एन, नेक्स्ट समेसन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 से कैपिटल एन एन स्क्वायर, एंड समेसन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 से कैपिटल एन एन क्यूब, और दिस इज 1 2 एन प्लस 1 कैपिटल एन प्लस 1 3 एन स्क्वायर 5 2 एन प्लस 1 एंड 3 एन। ये वैल्यू सब सेम रहेगी। इसको आप फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला लगाने के बाद कुछ भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करने के बाद बताना। आंसर आपका मैं बता देता हूँ 0 आएगा, ठीक है। ये आपके लिए टास्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं जल्दी से। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मुझे समेशन ऑफ डेल्टा आर निकालना है। इफ़ डेल्टा आर जो है ना वो है r+1 ऐसे कुछ दिया है। तो अभी आप ऑब्जर्व करोगे, आप बोलोगे सर आपने अभी पढ़ाया था कि आर का जो फंक्शन होना चाहिए वो इधर एक रो में होना चाहिए, 1 रो में, और इन 1 कॉलम में होना चाहिए। बट यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे कॉलम 1 में भी फंक्शन है और कॉलम 2 में भी फंक्शन है, कॉलम 3 में भी फंक्शन है। तो हाउ टू गो विद दिस, तो इसमें हम समेशन लगाने के पहले हम क्या करेंगे, ऑपरेशंस लगाएंगे। ऑपरेशन लगाने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद समेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले देखो ये आर है, r+1 है, ये 2r², ये 2r²। तो आई कैन डू दैट, C3 पे लगाता हूँ, C3 पे लगा लो या फिर C1 पे लगा लो, जैसा भी आपकी मर्जी है। C1 पे लगा लो, चलो C1 पे लगाता हूँ, तो C1 माइनस C3 किया। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखो r+1 माइनस r, तो कितना हो गया 1, 2r² + 3 माइनस 2r², दैट मीन्स 3, देन 7r माइनस 7r + 3, दैट मीन्स -3, ठीक है। चलिए, और बाकी ये 3 5 9 ही रहेगा। ये r हो गया, ये 2r² हो गया, ये 7r + 3 हो गया। अब मैं इस पर समेशन लगा सकता हूँ, समेशन r इक्वल्स टू 1 से 20 डेल्टा r लगाओगे तो यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलम 3 में ही बचा हुआ है, तो बाकी दो तो सेम ही रहेंगे, 1 3 3 5 -3 9, ये हो जाएगा समेशन ऑफ r, समेशन ऑफ 2 बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है r², और ये हो गया 7 समेशन ऑफ r + 3, ठीक है। तो अब ये इसको आप सॉल्व कर लेना, ये इसको समेशन 3 पे भी लगेगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऐसा कुछ 1 3 3 5 -3 9, ठीक है, ओके। अब समेशन ऑफ r पे लगाओगे तो ये कितना, r इक्वल्स टू 1 से लेके 20 तक है, तो कितना n इंटू n प्लस 1 है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, वो 20, तो 20 इंटू 21/2, दैट मीन्स 210, 20 इंटू 21/2। पहला एलिमेंट 202 इंटू 2 तो पहले से ही था, r² लगाया तो कितना होगा 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइड बाई 6, और यहाँ पे कितना होगा 7 टाइम्स ऑफ, जब इस पे लगाओगे समेशन ऑफ r पे, तो समेशन ऑफ r कितना हो जाएगा आपका, फिर से वही 20 इंटू 21/2, बट यहाँ पे 3 इंटू, जब समेशन ऑफ 3 पे लगाओगे, 3 तो कांस्टेंट है, 3 इंटू वो कितनी बार होगा 20 बार। बस इनको आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद आप छोड़ दोगे यहीं पे तो भी आपका आंसर निकल जाएगा।
यदि आपको उसको मैनिपुलेट करना है तो मैनिपुलेट करके भी आप आंसर निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को। ठीक है, तो आपको समेशन लगाना समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इस क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व करो, यदि मैं कॉलम के एस्पेक्ट में देखूँ तो कॉलम 1 में भी आर का फंक्शन है, कॉलम 2 में भी आर का फंक्शन है, कॉलम 3 में भी फंक्शन आर का है। यदि मैं रो के एस्पेक्ट में देखूँ तो रो 1 में भी है, रो 2 में भी है, रो 3 में भी है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे एक्चुअली, आप रोज सोचिए, वीडियो को पॉज करिए और सोचिए क्या कर सकते हैं इसको। यहाँ पे तीनों में ही है, मैं बोल सकता हूँ कि आर फंक्शन आर इज इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो में भी और कॉलम में, जैसा मान के चलो आप, क्योंकि वो तो सेम बात है। ठीक है, तो देन हाउ वी कैन प्रोसीड। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कंसीडरिंग एवेल्यूएशन कर लेंगे। पहले हम इसको खोल लें, एवेल्यूएशन विद रिस्पेक्ट, आप चाहो तो कॉलम 2 के रिस्पेक्ट में खोल लो क्योंकि कॉलम 2 में एक 0 है, या फिर रो 3 के रिस्पेक्ट में खोल लो, जैसा आपको चाहना चाहिए। तो इसको खोल दिया मैंने रो 3 के रिस्पेक्ट में, तो कितना होगा 3 टाइम्स ऑफ -1 -2r, इसको छोड़ा तो कितना हो गया -1 -2r, फिर -0 टाइम्स ऑफ इसको छोड़ा तो कितना हो गया -r -4, ठीक है, प्लस r +1, इसको लिया तो कितना हो जाएगा r² -2। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा कुछ r³ + r² -8r -5। तो अब आपको ये वाला फंक्शन मिल गया है डेल्टा आर। अब आप इस पे लगा सकते हो समीशन, तो समीशन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ r = 50 डेल्टा आर, तो कितना हो गया समीशन ऑफ r = 1 से 50 r³ प्लस समीशन ऑफ r = 1 से 50 r² -8 समीशन ऑफ r = 1 से 50 r माइनस समेशन ऑफ r = 1 से 50। ये गलती मत करना, ये कांस्टेंट पे भी लगता है, ठीक है ना। ये सोचो कांस्टेंट है तो कुछ नहीं होगा, बट मल्टीपल में कांस्टेंट हो तो वो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है। तो कितना हो जाएगा 50 × 51/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट ये कितना आ जाएगा 50 × 51 × 101 / 6 -8 × 50 × 51/2 -5 × ये कितना होगा r = 1 से, मतलब 5 होगा कितनी बार 50 टाइम्स, तो 5 × 50, ये भी आंसर हो गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट समेशन ऑफ, समेशन का जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया डिटरमिनेंट्स में कैसे समेशन हम लगाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगी, इन 4 क्वेश्चन से फील आ गई होगी। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। इसके लिए आपको बेसिक डिफरेंशिएशन एंड बेसिक इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, जो आप क्लास 11th में ही फिजिक्स में पढ़ लेते हैं। और यदि आपको जो बच्चा मालूम है ये वीडियो मेरा कैलकुलस देखने के बाद कर रहा है, उसको तो कभी दिक्कत होगी ही नहीं, बट जो कैलकुलस जिसने फॉलोअप नहीं किया है उसको उसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम इस टॉपिक में। तो टॉपिक पहले पढ़ता हूँ मैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो मैंने बोला लेट डेल्टा x be a determinant of I can say order 2, 2 ऑर्डर का मैंने डिटरमिनेंट लिया, एंड if we write it as delta x equals to I can say fx gx hx एंड कुछ भी kx, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स कैन बी डन ईदर रो वाइज, या तो हम रो वाइज कर सकते हैं और कॉलम वाइज फॉलोड टू चेन रूल पता होगा आपको, कि आप तब तक करते हैं जब तक वो फंक्शन कांस्टेंट के एस्पेक्ट में नहीं आता है। ठीक है, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा डेल्टा एक्स, पहले मैं रो वाइज करता हूँ, तो कितना होगा, दोनों रो वाइज कॉलम वाइज दोनों करने पे आंसर सेम ही आएगा, कोई ऐसी कुछ बात नहीं है। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो कितना होगा, रो वाइज करता हूँ तो पहले फर्स्ट रो का मैं करूँगा, तो फर्स्ट रो का करेंगे तो कितना हो जाएगा f'(x) नेक्स्ट g'(x), ठीक है। अब ये सेम रहेगा hx kx सेम रहेगा,
नेक्स्ट ये टूट जाएगा। अब क्या करोगे, आप पहले को सेम रखोगे, एफ एक्स जी एक्स सेम रहेगा फर्स्ट रो, बट सेकंड रो का हो जाएगा, तो एच डैश एक्स के डैश एक्स। तो डैश क्या है, डैश क्या है, मैं डिफ्रेंशिएशन को बता रहा हूँ, ठीक है। तो डैश इज अ डिफ्रेंशिएशन ऑफ दैट एक्स, ठीक है, ऐसे मैं कर लूँगा। और यदि मैं कॉलम वाइज करूँ, कॉलम वाइज, तो ये कैसे होगा, डेल्टा डैश एक्स इक्वल्स टू, तो फर्स्ट कॉलम का पहले कर देंगे, तो कितना होगा, एफ डैश एक्स एच डैश एक्स, जी एक्स एंड के एक्स को सेम रखेंगे, प्लस एफ एक्स को अब एच एक्स को सेम रखेंगे, और इसका होगा जी डैश एक्स एंड के डैश एक्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, आई कैन से डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं हम। तो इन सिंपल वे में मैं बोलना चाहूँ, इन सिंपल वे, इफ़ डेल्टा एक्स be a determinant of order 3, मतलब 3 का लेता हूँ मैं, और मैंने आपको बताया था कि मैं सिंपल फॉर्म में कैसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जैसे मैंने बोला डेल्टा एक्स इक्वल्स टू R1 R2 R3, ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो मैं इसका यदि मैं डेल्टा डैश एक्स लूँगा, मतलब इसका मैं डिफ्रेंशिएशन लूँगा, तो क्या होगा, पहले फर्स्ट का रो का होगा, तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे R1 डैश, मतलब फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स को आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर दोगे। R2 R3 विल बी सेम, नेक्स्ट R1 सेम रहेगा, R2 डैश R3 सेम रहेगा, नेक्स्ट R1 और R2 दोनों ही सेम रहेंगे, R3 डैश। तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन करने का एक तरीका हो गया। और यदि मैं इसको ही कॉलम वाइज लिखता, जैसे मैंने लिखा हूँ, नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ, यदि मैंने कुछ ऐसे लिया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, डेल्टा डैश एक्स कैसे होगा, देखिए पहले आप C1 मतलब कॉलम 1 का करेंगे, C1 डैश, बाकी दोनों को सेम रखेंगे, नेक्स्ट C1 को ऐसे रखेंगे, C2 डैश C3, नेक्स्ट C1 C2 C3 डैश। ये समझ में आ रहा होगा ये क्या है, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, उसके अंदर ये सब 7 या 8 नंबर जो भी पढ़ाई थी, कि इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब कोई भी एक बड़ा सा 3 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, उसको हम C1 C2 C3 या फिर R1 R2 R3 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब यदि आप बोलोगे सर ये मेरा डेल्टा एक्स होता कुछ एन ऑर्डर का, C1 C2 C3 से लेके Cn तक, तो हम क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन डेल्टा डैश एक्स प्लस गोस टू, पहले C1 का होता, C1 C2 C3 से लेके Cn सेम रहेगा, फिर अब C1 सेम रहेंगे, C2 डैश का होगा, नेक्स्ट C1 सेम रहेगा, C2 सेम रहेगा, C3 डैश का होगा, नेक्स्ट Cn तक, और लास्ट जो ऐसे जाएगा और होगा किसका, C1 C2 C3 और लास्ट Cn डैश का होगा, कॉलम नंबर nth कॉलम का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियरिटी हो जानी चाहिए। तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप ऐसे इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर अपन देख लेते हैं। मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, एक्चुअली इस पर एक नोट लिखा देता हूँ। नोट क्या है, इट इज़ ऑलवेज advisable to do determinant or to differentiation of determinant with respect to row wise if there is only x function in first row। यदि आप ऑब्जर्व करोगे कि यदि एक मतलब फर्स्ट रो में ही एक्स फंक्शन है फर्स्ट रो में, तो ये हमेशा एडवाइज है कि आप रो वाइज ही करो, क्योंकि बाकी दो में क्या करोगे, जब करोगे ना तो इसका ये 0 0 0 हो जाएंगे, इस वाले में भी ये 0 0 0 हो जाएंगे, कोई कांस्टेंट होंगे तो इसलिए यदि फर्स्ट रो में ही एक्स का फंक्शन है तो आपको ऐसे करोगे तो आपको एक डिटरमिनेंट ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू डू डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू रो वाइज इफ़ देयर इज ओनली एक्स फंक्शन इन फर्स्ट रो ओनली, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर, जो मैंने अभी लास्ट में आपको पढ़ाया था कि एक रो में यदि आपको एक्स का फंक्शन दिया हुआ है तो उसी को मैंने थोड़ा ब्रॉड लिख दिया, इफ़ ओनली वन रो, वहाँ लास्ट में मैंने रो के लिए बताया था, यदि एक कॉलम में भी हो तो आप उस कॉलम के रिस्पेक्ट में करेंगे। इफ़ ओनली वन रो और कॉलम कंसिस्ट फंक्शन ऑफ एक्स देन अदर रोज आर कॉन्स्टेंट एंड अदर रोज आर कॉन्स्टेंट, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स लेंगे। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो फर्स्ट रो में यदि आपने किया
तो फर्स्ट रो एफ डैश एक्स जी डैश एक्स प्लस एच डैश एक्स, बाकी दोनों सेम रहेंगे। जब आप सेकंड रो के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये तो ए बी सी तो कांस्टेंट है, तो ये 0 0 0 हो जाएंगे और ये सेम रहेंगे। तो 0 0 0 यदि किसी भी डिटरमिनेंट की एक रो 0 हो जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, और यदि आप थर्ड के लिए करोगे तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए आपको ये दोनों कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप एफ एक्स का एफ डैश एक्स कर दो, जी एक्स का जी डैश एक्स कर दो, एच एक्स का एच डैश एक्स कर दो। तो इन जनरल मैं बोलना चाहूँ कि आप इसकी पावर n करते हो तो वो भी कुछ नहीं होगा, इस पर ही इफ़ेक्ट करेगा सिर्फ, जी टू दी पावर n एक्स, मतलब मैं n टाइम्स कर रहा हूँ, ठीक है। और ये ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये तो हो गया, एक क्वेश्चन दिया था जिसमें रो वाइज दिया था, रो में दिया हुआ था फंक्शन ऑफ एक्स, रो में फंक्शन ऑफ एक्स। मैं एक और लेता हूँ, जैसे मैंने बोला डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स दिया है, बाकी ए बी सी डी ई एफ। तो इसका यदि आप डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे फर्स्ट कॉलम में ही सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स दिया है, बाकी वो में तो नहीं दिया है। तो डायरेक्टली आप इसी को यहीं पे ही कर दो। जब इसको करोगे तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, जी डैश एक्स आ जाएगा और एच डैश एक्स, बाकी ये सेम रहेंगे ए बी सी डी ई एफ। जब आप सेकंड वाला करने जाओगे तो सेकंड वाला होगा तो ये तो सेम रहेगा, बट कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0 0 0। नेक्स्ट जब आप थर्ड वाला करोगे तो यहाँ पे ये वाला 0 हो जाएगा। तो किसी भी कॉलम के एक डिटरमिनेंट, मतलब किसी भी डिटरमिनेंट के एक कॉलम की वैल्यू में तीनों एलिमेंट 0 हो जाएं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 0। तो इसलिए ये दोनों कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं इस पर एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो में ही फंक्शन ऑफ एक्स दिया है, बाकी सब कांस्टेंट दिए हुए हैं। तो इसका एफ डैश एक्स जब आप निकालोगे तो फर्स्ट रो का करोगे तो 2x 5 इस 2 का 0, बाकी है 7 2 5 6 1 2। नेक्स्ट जब आप सेकंड वाला करने जाओगे, जब आप सेकंड रो 2 के एस्पेक्ट में, तो ये सब 0 हो जाएंगे, इसलिए कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली आप जब यहाँ पे करोगे तो ये भी 0 हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर ये हो गया एफ डैश एक्स, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए, इसमें रो 1 में भी, रो 2 में भी, रो 3 में भी, तीनों में ही फंक्शन का एक्स का है, देखो दिख रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सब में यदि रो वाइज एंड कॉलम वाइज सब में ही वेरिएबल एक्स से है, तो इसमें तो फिर आपको पूरा ही करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालने जा रहा हूँ। तो कैसे निकलेगा, पहले फर्स्ट रो का करेंगे तो 2x 5, नेक्स्ट 5 का 0, बाकी दोनों सेम रहेंगे, -1 0 x। नेक्स्ट अब रो 2 का करेंगे तो कितना होगा, पहला सेम रहेगा 5x 5, ये 7 का 0, ये 3x स्क्वायर, ये 0, और नेक्स्ट ये वाला -1 0 x। नेक्स्ट अब इसको आप खोलोगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर 5x 5 7x क्यू 3, -1 का 0 और 0 का फिर से भी 0 हो जाएगा, और आई कैन से दैट x का 1, ठीक है। तो ये डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब इसको आप खोल सकते हो, खोल देना आप इसको। अच्छा, इसी क्वेश्चन में बोलता हूँ फाइंड एफ डैश 0। तो एफ डैश 0 निकालना है, मतलब एफ डैश एक्स निकाल लिया, अब पुट एक्स इक्वल्स टू 0। तो एफ डैश 0 निकालना है तो क्या होगा, 0 पुट कर दो, 0 5 0। अब ये नहीं करोगे, एफ डैश 0 निकालना है तो आप पहले भी पुट कर दो, ऐसे नहीं होगा। पहले आप एफ डैश एक्स निकालोगे, तब आपको जो भी निकालना है, एफ डैश 2002 निकालना है, कुछ भी निकालना है, बाद में ये वैल्यू पुट करोगे। जिसने कैलकुलस का थोड़ा भी नॉलेज है उसको ये चीज़ पता होगी, -1 0 0, ठीक है। नेक्स्ट प्लस ये 0 0 5 0 0 0 -1 0 एंड दिस विल बी 0 प्लस 0, और ये कितना होगा 0 5 7 0 3 एंड 0 0 1। अब ऑब्जर्व करो, इसमें एक रो ये वाली 0 हो गई, इसमें एक कॉलम 0 हो गया, ख़त्म। यहाँ पे नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप चाहो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 कहाँ पे हैं, या R3 ले लो या फिर कॉलम 3 ले लो, इनके अबाउट एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड कर देते हैं हम, तो क्या मिलेगा -1, और ये कितना हो गया 0 -35, और बाकी तो 0 हो गए, तो कितना हो गया, दिस विल बी 35 इज बी आंसर, ठीक है। एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी आ गई 35। अब कोई बच्चा बोलता है कि इसमें एफ डैश 100 निकालना है, तो यहाँ पे 100 पुट कर देता और 3 डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकाल लेता, ठीक है। तो वो आपको पहले से आता है करना। तो आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। मुझे दिया हुआ है F1 F2 F3 या 3 क्वाड्रेटिक फंक्शंस। 3 क्वाड्रेटिक फंक्शन जानते हो,
जिसकी पावर कुछ इस टाइप से ax² प्लस bx+c, ऐसे 3 फंक्शन दिए हुए हैं f1 f2 f3 इस टाइप के। तो f1 के लिए a1 b1 c1 हो जाएंगे, और f2 के लिए a2 b2 c2, एंड f3 के लिए a3 b3 c3 हो जाएंगे कोफिशिएंट्स। बाकी x² x तो सेम ही रहेगा। और बोला है कि gx जो दिया है वो डिटर्मिनेंट ऑफ इस टाइप से दिया हुआ है। मुझे g2 की वैल्यू फाइंड करना है, g3 आपको 27 दिया हुआ है। तो अप्रोच क्या होगी, अप्रोच क्या है, यदि मैं इस gx का g'(x) निकालूँ, g'(x) निकालिए तो कितना हो जाएगा। आपको पता है ये f1 f2 f3 तीनों ही फंक्शन x के हैं, कोऑर्डिनेट फंक्शन इन x। तो पहले का जब करोगे तो f1' f2' f3', बाकी ये वाली रो सेम रहेगी, ये वाली रो सेम रहेगी। अब सेकंड वाले का करोगे तो f1 f2 f3 ये सेम रहेगा, और इसका कितना हो जाएगा, f1' था तो उसका एक बार हो जाएगा तो f1" हो जाएगा, f2" f3", और ये सेम की सेम रहेगी। सिमिलरली ये सेम रहेगी, ये सेम रहेगी, यहाँ पे कितना हो जाएगा f1', ये डबल' पहले से था, ट्रिपल' हो जाएगा, f2 ट्रिपल', f3 ट्रिपल'। ठीक है, तो अब ऑब्जर्व कर सकते हो आप कि ऑब्जर्व क्या कर सकते हो आप कि जब यहाँ पे f1' f2' f3' आ गया, और सेकंड रो में ऑलरेडी कितना था f1' f2' f3', मतलब दो रो सेम हो गई, तो आंसर विल बी 0। प्लस नेक्स्ट यहाँ पे f1 f2 f3, और सेकंड रो में f1' f1" f2" f3" एंड थर्ड रो में पहले से दिया हुआ था, तो ये भी 0 हो गया। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि ये फंक्शन था ax² प्लस bx+c, क्वाड्रेटिक फंक्शन था, तो इसको आप 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे। तो यदि मैंने फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो ये कितना देगा, ये आएगा 2ax प्लस b, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन। दूसरा डिफ्रेंशिएशन किया तो ये कितना होगा 2a। तीसरा डिफ्रेंशिएशन किया तो ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट है। तो यदि मैं किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का 3 बार डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये वैल्यू भी कितने हो जाएंगे 0 0 0। तो यदि एक रो 0 हो गई तो ये भी डिटरमिनेंट कितना हो गया 0। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, आपको मिला g'(x) = 0। अब किसी को थोड़ा भी डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा भी नॉलेज है वो क्या करेगा, इनको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि ये सब आपको मतलब फिजिक्स में आप कर सकते हो, किए हुए हो। तो ये gx कितना आ जाएगा, अब कॉन्स्टेंट, अब g'(x) तो ये कितना हो गया gx = कॉन्स्टेंट। तो मतलब आपका gx इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो मतलब क्या हुआ कि उसका x से कोई मतलब नहीं है। तो g3 की वैल्यू 27 है, देन g2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 27, g ऑफ 1001 भी कितनी हो जाएगी 27, g ऑफ 5000 कुछ भी 2 ये भी कितना हो जाएगा 27। जो भी है सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 ही हो जाएगी, क्योंकि जो gx फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन है, उसका x से कोई रिलेट नहीं करता है। ठीक है, तो ये अपना डिफरेंशिएशन हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, उसको जल्दी से मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। चलिए ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, आप कर लेना। ये कैसे करना है, देखो δ1 आपको पता है, δ2 आपको पता है। पहला बोलता है कि सर δ1 की वैल्यू जो है ना वो 3 टाइम्स ऑफ δ2 के स्क्वायर, मतलब δ2 मतलब कितना होगा x² माइनस ab, ये आ गया δ2। इसका स्क्वायर लोगे तो कितना हो जाएगा δ2 का स्क्वायर मतलब x² माइनस ab का स्क्वायर, ये होगी। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि जब हम पहले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो 3 टाइम्स ऑफ δ2 आएगा। और थर्ड बोल रहा है कि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ δ2 के स्क्वायर। आप चेक करना और मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। और सेकंड क्वेश्चन बोला है कि एक फंक्शन है y = sin mx, तो मुझे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे बोला कि बाई n क्या है, जो यहाँ पे दिख रहा है ना y1 y2 y3 y4, ये क्या है, वो ये है क्या, डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू x n टाइम्स। जब आप फर्स्ट करोगे n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा बाई 1 मतलब d⁻/dy/dx। बाई 2 कितना होगा d²/dx², मतलब फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे कुछ हो रहा है। तो बोला है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। दोनों के आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेरे को आप बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अ डिटरमिनेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो थ्योरी में आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। तो देखिए इसकी थ्योरी, इफ़ δx मुझे ऐसा कुछ दिया हुआ है f(x, g(x, h(x), बाकी सब abc एलिमेंट क्या है कॉन्स्टेंट्स हैं और इंडिपेंडेंट है x पे। तो मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन को डायरेक्टली आप यहाँ पे देखोगे कि रो 1 में ही x का फंक्शन है
और मुझे इंटीग्रेशन भी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन को मैं रो 1 के एलिमेंट्स पे कर दूंगा, बाकी सारे एलिमेंट्स सेम रहेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन। मैं इस पर अब एक नोट दिखा देता हूँ, नोट क्या होगा, और एक क्वेश्चन करा देता हूँ। देखिए, इफ़ वेरिएबल इज प्रेजेंट ओनली इन वन रो और कॉलम में, देन इंटीग्रेशन कैन बी टेकन इनसाइड एंड कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली टू दैट रो और कॉलम। यदि एक ही रो में, मैंने आपको बताया लास्ट में कि फर्स्ट रो में था, तो हम डायरेक्टली फर्स्ट रो को ही इंडिकेट कर देंगे, बाकी एलिमेंट्स को सेम रखेंगे। बट इफ़ नॉट इन, मतलब जो वेरिएबल है एक्स, वो हमारा एक रो और कॉलम में नहीं है, या फिर वो सारे रो में ही है, सारी कॉलम में है, तो क्या करेंगे हम, पहले इंडिकेट करिए आप, मतलब डिटरमिनेंट को पहले फाइंड करिए, ठीक है, और उसके बाद उसकी जो वैल्यू आएगी उसको आप इंडिकेट कर दीजिए। ठीक है, तो इस पर मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन 1 बने बोला, लेट डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस 1 2x साइन एक्स 3 5 7 0 1 2। ये यदि मैंने क्वेश्चन लिया है, तो ऑब्जर्व करो इसमें कॉलम 1 में ही आपको एक्स का फंक्शन दिख रहा है, तो इंडिकेट करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे इंडिकेट कैसे हो जाएगा, सिर्फ कॉलम 1 के एलिमेंट्स को ही आप इंडिकेट कर दो। कितना होगा, एक्स क्यू प्लस 1 मतलब एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा, 2x का 2x स्क्वायर बाई 2 एंड साइन एक्स का कॉस एक्स, बाकी 3 5 7 सेम रहेंगे 0 1 2। ठीक है, बट ये हो गया मेरा पहला वाला। दूसरा एक ऐसा हो जाता, मान लीजिए कि डेल्टा एक्स आपको मिलता है कुछ एक्स स्क्वायर एक्स क्यू 2 5 6 7 1 2 इस टाइप से। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में, सब में ही हमारा, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो तीनों में ही हमारा एक्स का फंक्शन है। तो ऐसा होने पे क्या होगा, इसका जब इंटीग्रेशन हम करने ही जाएंगे तो हमको क्या करना होगा कि पहले हम इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने कर लेंगे। उसके बाद यदि मान लो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई कुछ एक्स क्यू प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ऐसा कुछ आ गया, तो फिर हम उसके बाद उसको इंटीग्रेशन को लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन लगाओगे तो क्या मिलेगा, ऐसे कुछ एक्स क्यू डी एक्स प्लस 5x स्क्वायर डी एक्स प्लस 6 टाइम्स ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ऑफ 5x डी एक्स। ठीक है, तो ये आप कर लोगे। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने आपको बताई है कि आपको ये चीज़ याद रखना है कि यदि मान लीजिए एक रो एक कॉलम में वेरिएबल है, तब तो आप डायरेक्टली उसको उसके अंदर ले जाके कर सकते हो। और यदि मान लीजिए सारे ही रो में वेरिएबल फंसा हुआ है, तो आप क्या करो, पहले उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लो, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के बाद अब उस वैल्यू पे इंटीग्रेशन लगा दो। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटीग्रेशन। तो आगे बढ़ते हैं हम, ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। चलो एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको एक। चलिए देखिए, आपको कुछ ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो सब में ही हमारा क्या बोलते हैं कि एक्स का फंक्शन है। तो सबका एक्स का फंक्शन है, तो डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन को अंदर नहीं ले जा सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं थर्ड रो के अबाउट, क्योंकि थर्ड रो में एक जीरो बैठा हुआ है। तो एक्सपेंड करोगे तो -1, तो एक्सपेंड करोगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा -7x का इसके अबाउट। तो पहले वाले का ये आ जाएगा, दूसरा तो जीरो है तो कुछ नहीं, अंदर कुछ भी आएगा उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जीरो तो हो जाएगा। नेक्स्ट x प्लस 2 को करोगे तो दिस इज एक्स स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर -4। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लोगे आप, मान लीजिए कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा 10x क्यू -6x स्क्वायर -8x -8। ये आ गया मेरा डेल्टा एक्स। तो फिर इसको मेरे को इंटीग्रेशन करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, जिसकी लिमिट भी दी हुई है मेरे को 0 to 1। तो फिर तो आपको क्या करना होगा, -10 0 to 1 एक्स क्यूब डी एक्स -6 को ऐसे रख दो, 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स -8 0 to 1 एक्स डी एक्स -8 और ये 0 to 1 डी एक्स, ऐसे कुछ होगा। अब इसको करोगे तो -10 एक्स क्यू कितना होगा, एक्स टू द पावर 4/4। तो एक्स टू द पावर 4/4 मतलब आई कैन से दैट -10 बचे 1/4 ही बचेगा, क्योंकि 1 लिमिट पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे तो ये आएगा 6। इसको करोगे तो एक्स क्यू बाई 3 तो 1/3 मिलेगा आपको। नेक्स्ट ये कितना मिलेगा, -8 एक्स स्क्वायर बाई 2 तो 1/2 मिल जाएगा, -8 और ये एक्स हो जाएगा, एक्स तो 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर आंसर -33/2, दिस विल बी योर आंसर। तो ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे तीनों रो और तीनों कॉलम में ही मैं बोल सकता हूँ कि एक्स का फंक्शन था, इसलिए पहले मुझे इसको एक्सपेंड करना पड़ा, एक्सपेंड करने के बाद मैं इसमें इंटीग्रेट किया हूँ। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूँ, आप करना। देखिए ये दिया हुआ है फंक्शन इफ डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 1 cos x 1 माइनस साइन cos x 1 प्लस साइन x cos x, इस टाइप से दिया हुआ है कि आपको सारे रो में ही x का फंक्शन दिया हुआ है। तो इसका बेटर क्या होगा, पहले आप इसको एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड करने के बाद आपको जो रिजल्ट आएगा उस पर 0 to π/2 पे इंटीग्रेट कर देना। इंटीग्रेट करने के बाद मेरे को वैल्यू बताना आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है, क्या आपका आंसर आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले आप इसमें एक्सपेंड करने के लिए रो और कॉलम ऑपरेशंस लगाना, ऑपरेशन लगाने के बाद इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद 0 to π/2 से आप उस वैल्यू जो आपकी यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा साइन एक्स कॉस एक्स में, उसको आप इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, अब यदि आपको इंटीग्रेट नहीं आता है तो फिर आप इसको वहीं पे छोड़ देना, क्योंकि फिर मैं उसके लिए आपको जब कैलकुलस में आप सीख जाएंगे उसके बाद हो जाएगा आपसे, अदरवाइज़ ये बेसिक है, आपसे हो जाना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, नहीं होगा तो मैं आपको बताना, मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको करवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा ऑलरेडी 45 मिनट्स का हो चुका है, तो मैं इसको यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। बस लास्ट लेक्चर होगा इसके बाद और उसमें हमारा ये डिटरमिनेंट कंप्लीट हो जाएगा। उसमें बच्चा क्या क्या बता देता हूँ आपको। एक बच्चा हुआ है सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक उसी जैसा है जैसा हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था ना, उसी टाइप का वो है। फिर कुछ आई कैन से दैट स्पेशल टाइप ऑफ डिटरमिनेंट बचे हुए हैं जिसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली याद रखनी है, तो आप क्वेश्चंस को आराम से कर सकेंगे। और बचा हुआ है कुछ एप्लीकेशंस बचे हुए हैं, तो ये 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं छोटे छोटे से, और इनको मैं एक लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। तो मैं बोलना चाहूँगा जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा था वो इसी प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस को फॉलो अप करें, तो आपको डिटरमिनेंट पढ़ने में आसानी होगी। और इसी चैनल पर और भी मतलब मैं बोल सकता हूँ कि और भी चैप्टर्स के वीडियो डले हुए हैं, तो आप उनको भी फॉलो अप करिए। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को मैं यहीं बाइंड अप करता हूँ। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।